हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जिसने 9 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र और पीजीटी समाज शास्त्र की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, PYQs है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीमार्क्स, एडिमेंट्स, प्रोटोगोरस या फिर ग्लूकोन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसका प्रधान पात्र नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर है, यानी कि प्रोटागोरस। प्रोटागोरस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो लेखक हैं AR ब्लास्टर, CV मैकफर्स, C पैटमैन, D हेल्ड, और इनकी पुस्तकें हैं पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो देखो सेकंड का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4312 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम बताइए। तो ये कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो सबसे पहले है ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, थीसिस ऑन फ्योरबाख और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसमें थर्ड का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3241। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3241, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो मार्क्स की रचना थीसिस ऑन फ्योरबाख, ये इसकी स्थापना सबसे पहले ये हुई थी तो 1845 में प्रकाशित पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी का एक अंग थी। दूसरी है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये 1847 में, और तीसरी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में, तथा क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर होगा, यानी कि 3241। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर था। कारण था इसका बजाय गैर प्रासंगिक रूप में यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर था। ठीक है, तो देखो इसमें जो कथन कारण जो कथन दिया है तो ये तो सत्य दिया है, लेकिन जो इसका कारण दिया गया है ये असत्य दिया गया है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए सत्य है, कथन सही दिया गया है, और इसमें जो आर है कारण है वह असत्य दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। यह किसने कहा है? जॉन रॉल्स ने, रॉबर्ट नॉजिक ने, फ्रेडरिक हेयक ने या फिर हेबरमास ने? तो ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? तो बहुत ईजी है, बताइए कौन था? बेंथम था, जेम्स मिल था, डेविड ह्यूम था या फिर प्रिस्टले था? तो उपयोगितावाद का संस्थापक ये था ऑप्शन नंबर ए, बेंथम। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लेख मायो द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, पीपल्स वार या फिर ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप।
तो देखो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा लेख है जो कि मायो द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो मायो की पुस्तक ऑन न्यू डेमोक्रेसी ये 1940 में, तथा दो अन्य पुस्तकें ऑन कोएल्सन गवर्नमेंट तथा पीपल्स वार ये 1945 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के निमंत्रण पर, बार एट लॉ में पढ़ने के लिए, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए, या फिर परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका घूमने के लिए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए। गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, किसने संस्थापित की थी? जयप्रकाश नारायण, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. राय या फिर लेनिन? तो बताइए किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय ने। तो एम.एन. राय ने 1914 में मैक्सिको में मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी। बाद में इसी का नाम चेंज कर दिया गया, फिर हो गया मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। ठीक है, तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? बीजी तिलक का, अरविंद घोष का, गांधी जी का या फिर सरदार पटेल का? तो किसका किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष का। किसका किया था? अरविंद घोष का किया था। ठीक है, खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? अरविंद घोष का। और किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। A.F.K. ऑर्गेन्स्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आदिम राष्ट्रीय एकीकरण, प्रचुरता, औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय कल्याण। तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो इसमें 11 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 1342, यानी कि आदिम राष्ट्रीय एकीकरण, उसके बाद औद्योगिकीकरण, फिर है राष्ट्रीय कल्याण और लास्ट में है प्रचुरता। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? जॉन ब्लांडल ने, अल्मांड ने, मॉरिस ड्यूवर्जर ने या फिर B.O. की ने? तो निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस ड्यूवर्जर ने की है। किसने की है? मॉरिस ड्यूवर्जर ने की है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें चिंतक दिए गए हैं जिसमें कार्ल मार्क्स, चार्ल्स जॉनसन, टेडगर और वेरिंगटन मूर हैं, और दूसरी तरफ उनके विचार दिए गए हैं। तो विचार है कृषक वर्ग तथा संपत्ति स्वामियों के बीच पैतृकवादी संबंध की स्थिति, समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया के रूप में क्रांति जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है, या फिर मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ हमें चिंतक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके विचार दिए गए हैं। तो देखो 13 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3421 इसमें राइट आंसर होगा। आप लोग मिलान कर लेना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ सरकार का प्रकार है, दूसरी तरफ मुख्य गुण है। तो देखो सैनिक शासन प्रणाली, वंशगत शासन, नकली लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, और दूसरी सूची में दिया है मुख्य गुण कौन कौन से हैं? आदर पर आधारित, जबरदस्ती पर आधारित, उदार लोकतंत्र के जैसे सर्वाधिक चुनाव परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है, सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता। तो देखो 14 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि 2134 इसमें राइट आंसर होगा 2134। तो देखो सैनिक शासन प्रणाली ये जबरदस्ती पर आधारित थी, वंशगत शासन ये आदर पर आधारित, नकली लोकतंत्र ये उदार लोकतंत्र के जैसे सर्वाधिक चुनाव परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है, और लास्ट है उदार लोकतंत्र, तो ये है सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता।
तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा 2134। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है तो विशिष्ट, सार्वभौम, यंत्रीय, आरोपणीय। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या क्या है? विशिष्ट, सार्वभौम और यंत्रीय या फिर सहायक। तो आरोपणीय समाजीकरण जैसे जन्म आधारित जाति व्यवस्था, परंपरागत समाजों का ये एक तरह से क्या है? लक्षण है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है? तो सैनिक सरकार है, फासिस्ट सरकार है, साम्यवादी सरकार है या फिर संसदीय रूप की सरकार है। तो सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है हमसे पूछा है। तो 16 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि संसदीय रूप की सरकार। संसदीय रूप की सरकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को 2 मोटे प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग, अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विस्तृत अभिजात वर्ग। तो बिलफ्रेडो पेरेटो, रॉबर्ट मिचेल, गाइटेनो मॉस्का या फिर कार्ल मानहीन। तो 17 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मानहीन। तो कार्ल मानहीन के अनुसार संगठित व निर्देशित करने वाले अभिजन ठोस लक्ष्यों व कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अनौपचारिक रूप से संगठित अभिजन नैतिक व आध्यात्मिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो 17 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को 2 मुख्य वर्गों टर्नओवर एवं हेजिमोनिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया है? जो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है उसके अंतर्गत पार्टियों के 2 मुख्य वर्ग हैं, टर्नओवर एवं हेजिमोनिक और दूसरा है वैचारिक तथा व्यवहारिक। तो निम्नलिखित में से किसने इसको वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन है माइरोन, बीनर तथा लापा लोम्बारा, G.A. अल्मांड एवं बर्वा, नील ए मैकडोनाल्ड या फिर पीटर एच मर्कल। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, माइरोन, बीनर तथा लापा लोम्बारा। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्राश्रितता की अवधारणा, डिपेंडेंसी की अवधारणा 1960 के दशक में इसमें विकसित हुई थी। तो कहाँ हुई थी विकसित? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या फिर लैटिन अमेरिका में? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, लैटिन अमेरिका में या अमेरिका में। ठीक है, लैटिन अमेरिका में हुई थी। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दी गई हैं पुस्तकें और दूसरी तरफ उनके लेखक के बारे में दिया गया है। तो पुस्तकें हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स और स्टडीज़ इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए हैं, तो आर यंग, C.E. ब्लैक, आर रोज और J.S. कोलमैन। ठीक है, तो पुस्तकें और लेखकों के बारे में दिया गया है। तो देखो 28 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये है आर यंग की। दूसरा है डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो ये है C.E. ब्लैक की। तीसरा है इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स, तो ये है आर रोज की। और चौथा है स्टडीज़ इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये है J.S. कोलमैन की। ठीक है, इसमें राइट आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन हमसे क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र या व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। कारण है इसका, धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा,
तो देखो कथन क्या बोल रहा है हमसे, धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग जो हैं वह धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है ना। कारण इसका क्या है, धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने आप को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो इसमें जो कथन कारण है ये दोनों ही सही दिए गए हैं और कथन जो आर है वह एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने जितने अगर जो बच्चा डेली कर रहा है फर्स्ट से लेकर आज ये 10 वाला प्रैक्टिस सेट है, तो आपने देखेंगे कथन कारण वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न और मिलान वाले प्रश्न ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन्हें तो आपको ढंग से याद करना है, ढंग से समझ के इसको टिक करना है इस पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसमें आपने आराम से पढ़ के और टिक करना है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो अभी कथन इसमें दिया गया है 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई, ठीक है। कारण इसका दिया गया है राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गईं अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई। तो इसमें कूट वाला प्रश्न है, तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें कथन भी सही दिया गया है और इसका जो कारण है ये भी सही दिया गया है। तो 1980 का दशक जो था वह भारत की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल का काल रहा था। बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुईं, राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गईं अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई, है ना। तो इसमें कथन कारण दोनों सही हैं और जो आर है वह एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है नेहरू समिति रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी डेट में ये हुए थे। तो सबसे पहले है ये है नेहरू कमेटी रिपोर्ट, तो ये बनी थी 1928 में, 1928। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था 1942 में, 1942 में। तीसरा है नागरिक अवज्ञा आंदोलन, तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में, 1930 में। और लास्ट है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, ये कब हुआ था, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, तो ये 1929 में हुआ था, 1929 में ये अपनाया गया था, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, नेहरू कमेटी रिपोर्ट ये 1928 में, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा ये 1929 में अपनाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट होगा, यानी कि 1432। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बेला बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। तो सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जिसमें कहा गया था कि संशोधन का जो अधिकार है वह संसद का है और यह अधिकार असीमित था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में अपना निर्णय 1951 यानी कि 1951 में दिया था। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है या फिर केरल है। तो बताइए कहाँ पर नहीं है। तो ये है 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का सही कालानुक्रम बताइए।
तो इसमें सही कालानुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन थे। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, GM सादिक, मोर कासिम, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, GM सादिक, शमशुद्दीन मुफ्ती और मोहम्मद सैयद, या फिर शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शमशुद्दीन या फिर GM सादिक। तो इसमें हमें कालानुक्रम बताना है, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कालानुक्रम बताइए। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1965 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। शेख अब्दुल्ला ये 1948 से 1953 तक, बख्शी गुलाम मोहम्मद ये 1953 से 1963 तथा GM सादिक ये 1963 से 65 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ षड्यंत्रवाद है और दूसरी तरफ दंडित क्रांतिकारी हैं। तो देखो सबसे पहले है ये है नासिकवाद, दूसरा है बनारसवाद, तीसरा है काकोरीवाद और चौथा है लाहौरवाद। दंडित क्रांतिकारी हैं सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और विनायक सावरकर। तो देखो 27 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 4123 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत हैं। ऑप्शन सी है दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, फेडरल इंडिया अ डिज़ाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बलवीर अरोड़ा, KC वियर, रशुद्दीन खान या फिर रोनाल्ड वाट्स। तो ये कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रशुद्दीन खान। फेडरल इंडिया अ डिज़ाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, सबाल्टर्न अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है। रामचंद्र गुहा का, रंजीत गुहा का, रजनी कोठारी का या फिर जेम्स मैनर का। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रंजीत गुहा का। किसका है, ऑप्शन नंबर बी, रंजीत गुहा का। तो सब आल्टर्न शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले कमजोर वर्ग के अर्थ में इटली के विचारक ग्रामसी द्वारा किया गया था। भारत में रंजीत गुहा, गायत्री स्पिवाक, ज्ञानेंद्र पांडे, सुदीप्त कविराज आदि लेखक सब आल्टर्न अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। तो रॉबर्ट डहल हैं, लूथर गुलिक हैं, एल ओरवरिक हैं या फिर फ्रैंक गुडनाउ हैं। तो ये कौन है, ये है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट डहल। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें रॉबर्ट डहल इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक FW टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें, सामान्यीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें और सामान्यीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो साइमन है, स्मिथ वर्ग हैं, गुलिग हैं या फिर हेनरी फ्योल हैं। तो कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्योल। कौन है, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्योल। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में दो दृष्टिकोण हैं।
पहला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा जिसका समर्थन किसने किया है, जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसका समर्थन किसने किया है, तो साइमन ने किया है, लूथर गुलिक ने किया है, स्मिथ वर्ग ने, इन सभी ने किसका किया है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। और दूसरा दृष्टिकोण होता है, ये होता है एकीकृत दृष्टिकोण, जिसका समर्थन हेनरी फ्योर और एल डी वाइट ने किया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हेनरी फ्योल किसके हैं, ये हैं एकीकृत दृष्टिकोण के, इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ है सूची 1 जिसमें लाइन एजेंसी, जनरल स्टाफ, विशिष्ट स्टाफ, व्यक्तिगत स्टाफ। दूसरा है सूची 2 डेटा संकलन और उसका विश्लेषण, लाइन अधिकारियों के विभिन्न परियुक्तियों की डायरी रखना, लक्ष्य प्राप्त में सीधे योगदान देते हुए कार्य करना और व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करना। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3412, ये इसमें राइट आंसर होगा। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया गया है। तो राज्य सरकारों द्वारा, जोनल परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा, तो 35 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोक सेवा में जॉब या नौकरी के किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सह प्रवरता के सिद्धांत को अपनाया जाता है? वर्ग 1 के, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में या फिर वर्ग 1 और 2 में। तो 36 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग 1 और 2 में, दोनों में। ठीक है। अगला है, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिगता का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना और बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। तो 37 में जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएंगे, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है, पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। कारण इसमें दिया गया है, पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापन करने देता है। ठीक है। तो 38 का जो सही है तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही हो जाएंगे इसमें, दोनों ही इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है, सामान्यवादी तथा विशिष्ट के बीच संबंध प्रवर तथा अवर का संबंध होता है। कारण इसमें दिया गया है, लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है ना। तो इसमें देखो 39 में जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट है, यानी कि ए असत्य दिया गया है, लेकिन जो उसका कारण दिया गया है वह सत्य दिया गया है। यानी कि जो कथन दिया गया है वह गलत है और जो उसका जो कारण दिया गया है वह सत्य दिया गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। फिर से कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है ना। तो देखो इसमें कथन दिया गया है, लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है। कारण इसका है, सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती हैं। तो बताइए इसमें 40 का राइट आंसर क्या होगा? कथन कारण वाला प्रश्न है तो 40 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट होगा। यानी कि जो कथन दिया गया है वह भी सही है और जो कारण इसमें बताया गया है वह भी सही दिया गया है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन हमें दिया गया है, उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती हैं। कारण है उनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक विरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा। तो इसमें जो कथन है ये सही दिया गया है, यानी कि उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती हैं।
और जो इसका कारण है उनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक विरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा, है ना। तो ये भी सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा 41 का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहाँ स्थित है? रामबिल्ली, एडमलाई, अराकू घाटी या फिर कोची। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रामबिल्ली में। तो रामबिल्ली ये कहाँ पर है? ये है विशाखापट्टनम के निकट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। एटम्स फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? जे नेहरू ने, खुर्शचेव ने, आइजनहॉवर ने या फिर कैनेडी ने। तो ये किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर सी, आइजनहॉवर ने। तो एटम फॉर पीस का प्रस्ताव ये अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने 1953 में यानी कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं चिंतक और दूसरी तरफ उनकी अवधारणा के बारे में दिया गया है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो इसमें सबसे पहले तो चिंतक दिए गए हैं। इसमें विलियम कोहेन, मार्टिन शॉ, रेमांड आरो, मैरी कार्टर और इनकी अवधारणा है नवीन युद्ध, सैनिक कार्यकलापों में क्रांति, युद्धों का उपहास और अतिशयोक्तिपरक युद्ध। तो देखो जो विलियम कोहेन है, ये जो चिंतक हैं, इनकी अवधारणा क्या है? ये है सैनिक कार्यकलापों में क्रांति। ठीक है, सैनिक कार्यकलापों में क्रांति। दूसरा है मार्टिन शॉ, इनकी है युद्धों का अपहास। ठीक है, उपहास। और तीसरा है ये है रेमांड आरो, तो इनकी है अतिशयोक्तिपरक युद्ध। और चौथे है मैरी कार्टर, तो ये है नवीन युद्ध। तो इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा यानी कि 2341 इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी किसने सृजित की है? विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करने के लिए। तो IMF, UNDP, UNEP या फिर विश्व बैंक ने। तो ये किसने की है? ये है ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक ने। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की शुरुआत ये 1991 में विश्व बैंक द्वारा की गई थी और 1992 में यह एक स्वतंत्र निकाय बन गया था। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित संधियों का सही आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है ये है UN का चार्टर, दूसरा है वेस्टफैलिया की संधि, तीसरा है यूट्रेक्ट की संधियाँ और चौथा है पेरिस की संधि। तो देखो 46 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा यानी कि 2341। क्या हो जाएगा? 2341 इसमें राइट आंसर होगा 2341। ठीक है, तो सबसे पहले है ये है वेस्टफेलिया की संधि, तो ये 1648 में। दूसरा है यूट्रेक्ट की संधियाँ, तो ये 1713 में। तीसरा है पेरिस की संधि, तो ये 1783 में। और चौथा है ये है UN का चार्टर, तो UN का चार्टर संयुक्त राष्ट्र चार्टर ये 1945 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 2341। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व क्या हैं? सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णयन, कार्यविधियाँ। सिद्धांत, नियम, विनिमयन, कार्यविधियाँ। मानक, नियम, विनिमयन, पूर्वोदाहरण। सिद्धांत, पूर्वोदाहरण, कार्यविधियाँ, परिपाटियाँ। तो देखो 47 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हैं सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णयन और कार्यविधियाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। महिलाओं के आंदोलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को सही आरोही क्रम में कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है ये है मैक्सिको सिटी UN कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन UN कॉन्फ्रेंस, बीजिंग और नैरोबी।
तो 48 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1243। तो महिलाओं के संबंध में अब तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 विश्व सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सबसे पहले है ये है मैक्सिको, ये 1975 में, कोपेनहेगन ये 1980 में, फिर नैरोबी में हुआ था 1985 और लास्ट में बीजिंग ये 1990 में। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब हस्ताक्षर किया था? 2011 में, 2012 में, 2010 में या फिर 2009 में? तो ये कब किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए 2011 में। तो दोहरे कराधान को रोकने के लिए भारत व नेपाल के बीच मूल समझौता ये 1997 में संपन्न हुआ था और 2011 में इसी को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश ASEAN+3 में समाविष्ट किए गए हैं? तो चीन है, भारत है, जापान है, चीन, दक्षिण कोरिया, रशिया, चीन, रशिया, जापान या फिर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ASEAN+3 की व्यवस्था ये कब की गई थी? 1997 में शुरू की गई थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।